हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एक नए सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें से लास्ट 2 क्लासेज में मैंने क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम लोग सिविक्स भी कहते हैं, उसके दो चैप्टर को हमने पढ़ा। तो आज हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 है गवर्नमेंट, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सरकार। तो आज हम समझेंगे कि सरकार होती क्या है, सरकार की आवश्यकता क्यों है, आखिर सरकार कार्य क्या करती है, उसको अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, आप फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। हर एक देश में विभिन्न कार्य किए जाते हैं, विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं, नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो उन सबको करेगा कौन? तो उन्हीं सब निर्णयों को लेने के लिए, विभिन्न कामों को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सरकार की आवश्यकता पड़ती है। अब कहीं मान लीजिए स्कूल खोलना है, कहीं पे जलाशय का निर्माण करना है, तो इसका निर्णय लेगा कौन? इन सभी चीज़ों का निर्णय लेने के लिए कोई तो हो, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? सरकार की आवश्यकता पड़ी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है तथा अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार का कार्य, एक और कार्य क्या है? सरकार निर्णय लेती है। अब मान लीजिए कोई समस्या उत्पन्न हुआ, तो उसके समाधान के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, तो निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगी। नियम बनाती है, नियम और कानूनों का निर्माण करती है, क्योंकि नियम और कानून एक देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जब नियम और कानून बनाए जाएंगे तो उसका निर्माण कौन करेगा? सरकार करेगी। और उन नियमों और कानूनों को लागू करवाने का काम भी कौन करेगा? सरकार करेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, भारत में कोई नियम और कानून बना तो उसको लागू कौन करवाएगा? सरकार ही लागू करवाएगा। यहाँ समझने की बात है कि अगर भारत में कोई नियम और कानून बनता है तो अब भारत के लोगों पे ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर भारत में कोई नियम कानून बना तो अमेरिका के लोगों पे लागू हो जाएगा, या अमेरिका के नियम और कानून भारत के लोगों पे लागू होंगे। तो यहाँ मेन बात क्या निकलता है कि जिस भी देश में नियम और कानून बनाए जाते हैं, वह नियम और कानून किस पे लागू होंगे? उस देश के सीमा के अंदर रहने वाले लोगों पे लागू होंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। यहां पे दिया गया है सरकार के स्तर, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार कितने स्तरों पे कार्य करती है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेवल जो बताया गया है वह है स्थानीय स्तर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लोकल लेवल। लोकल लेवल की सरकार किस स्तर पे कार्य करेगी? गांव के स्तर पे कार्य करेगी, शहर के स्तर पे कार्य करेगी, या मोहल्ले के स्तर पे कार्य करेगी। क्लियर? मतलब जो लोकल गवर्नेंस है, जो लोकल लेवल की सरकार है, वह किस स्तर पे कार्य करेगी? गांव के स्तर पे कार्य करेगी, शहर के स्तर पे कार्य करेगी, या मोहल्ले के स्तर पे कार्य करेगी। क्लियर? सेकेंड लेवल जो है वह है राज्य स्तर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल का सरकार जो होता है वह एक पूरे राज्य के संबंध में से संबंधित होता है, मतलब वह एक पूरे राज्य के स्तर पे कार्य करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एग्जाम्पल आप झारखंड देख ले, बिहार देख ले, यूपी देख ले, तो जो राज्य स्तर की सरकार है वह एक पूरे राज्य के लेवल पे कार्य करती है। ठीक है? नेक्स्ट लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्तर की सरकार, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल लेवल। नेशनल लेवल की सरकार किस पे कार्य करेगी? एक पूरे देश के स्तर पे कार्य करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, वर्तमान में हमारे भारत में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार एक नेशनल लेवल की सरकार है, मतलब पूरे देश के स्तर पे कार्य कर रही है। क्लियर? तो यहां से हमने क्या समझा? यहां हमने समझा कि सरकार की मेनली 3 स्तरें हैं, जिसमें पहला है स्थानीय स्तर। जो स्थानीय स्तर किससे संबंधित होता है? गांव, शहर या मोहल्ला से। दूसरा है राज्य स्तर। जो राज्य स्तर है वह किससे संबंधित होता है? एक पूरे के पूरे राज्य से संबंधित होता है। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल लेवल। वह एक पूरे के पूरे देश के स्तर पे संबंधित होता है। आई होप आपका यह जितना भी यहाँ पॉइंट लिखा गया है सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे आपके चैप्टर में क्या कहा गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसा आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पुनर्गठन का अर्थ है मतलब जो आंध्र प्रदेश राज्य था उसके सीमा में बदलाव किया गया, उसके एरिया में बदलाव किया गया, और जो पहले एक राज्य था उसको 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद जब उसके सीमा में बदलाव किया गया तो एक राज्य आंध्र प्रदेश तो रहा ही, लेकिन एक और राज्य कौन सा बना दिया गया? तेलंगाना। और वह बना कब? तो वह 2 जून 2014 को बना। क्लियर? आप लोग जानते होंगे यहाँ पे भारत के मानचित्र में जब आप देखेंगे तो नीचे मतलब दक्षिण पूर्व एरिया, इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो साउथ ईस्ट में यहाँ पे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है। तो उसी के सीमा में बदलाव करके तेलंगाना को बनाया गया 2 जून 2014 को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला कौन सा? जम्मू कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। जैसा कि आप सब जानते हैं जम्मू और कश्मीर पहले एक राज्य का दर्जा हुआ करता था, लेकिन उसको क्या किया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और कब बांटा गया? तो जैसा आप देख पा रहे हैं 31 अक्टूबर 2019 को बांटा गया था। किस किस में बांटा गया? पहला जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? लद्दाख बना। क्लियर? अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे जो आपका पॉइंट है वह है सरकार एवं कानून, मतलब सरकार और कानून किस प्रकार संबंधित हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है उसी प्रकार सरकार के पास यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। मतलब सरकार कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? सरकार के पास है। तो जिस प्रकार कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास है, लागू करने की शक्ति सरकार के पास है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कानून नहीं मानता है तो उसको कानून मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है सरकार। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आप सब जानते हैं हमारे देश में वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो या तो आपको जेल की सजा हो सकती है या आप पर जुर्माना लगाया जाता है। मतलब इससे हमने क्या समझा कि बाध्य भी कर सकती है सरकार कानून मानने को। क्लियर? और नेक्स्ट लिखा हुआ है अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कदम उठा सकते हैं। वे भी मतलब हम जनता जिसके लिए कानून बनाया गया है, अगर जनता को लगे कि कानून का पालन ढंग से नहीं किया जा रहा है तो वे भी इसके लिए कदम उठा सकते हैं। किस प्रकार कदम उठाएंगे? उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके धर्म और जाति के कारण कहीं पे उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा है तो वह क्या करेगा? वह डायरेक्ट न्यायालय में जाकर, कोर्ट में जाकर यह कह सकता है कि हमको धर्म और जाति के आधार पर किसी स्थान पे जॉब नहीं मिला। तो वहां पे क्या जाएगा? न्यायालय पूरी उसके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया है उसकी समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद न्यायालय निर्णय दे सकती है। मतलब क्या हुआ कि जब नियम और कानून नहीं पालन किए जाएंगे तो लोगों के द्वारा भी एक्शन लिया जा सकता है। आई होप आपका यहाँ पे जो भी पॉइंट है वह क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या बात कही गई है। इतना पढ़ने और समझने के बाद एक सवाल उठता है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और वह सवाल है कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों को पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति आखिर देता कौन है? जो सरकार है वो जो नियम बना रही है, कानून बना रही है और उसको न मानने पे बाध्य भी कर रही है, तो आखिर यह शक्ति सरकार को देता कौन है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है यह बात इस बात पे निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। मतलब किसी देश की सरकार की अगर बात की जाए कि उसको यह शक्ति कहाँ से मिली, तो यह इस बात पे निर्भर करता है कि वह सरकार कैसी है।
तो हम जनरली दो तरह की सरकार की बात करते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, और एक राजतंत्रीय सरकार व्यवस्था होती है। तो इन दोनों में हम लोग अंतर समझते हैं कि आखिर इन दोनों में मेनली अंतर क्या होता है। तो अगर लोकतांत्रिक सरकार की बात की जाए तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं लोकतंत्र में तो ये लोग ही यह शक्ति सरकार को देते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को शक्ति देने का काम कौन करते हैं? हम लोग, यानी जनता करती है। कैसे करती है? तो लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। जब भी चुनाव होता है तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तथा अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को यह शक्ति देते हैं कि वे हमारे लिए नियम और कानून बनाएं। मतलब यहाँ पे मेन काम कौन करता है? मेन हम हुए, क्योंकि हमने ही अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुना है। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। जब हम प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें जिता देते हैं, उन्हें विजयी करवा देते हैं, तो जो जीते हुए कैंडिडेट होते हैं वही लोग मिलकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। क्लियर? लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है तथा सफाई देनी पड़ती है। यहाँ पे मेन लोकतांत्रिक सरकार का अगर मेन जड़ है, जो उसका आधार है, वह आधार क्या है कि जो सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है, कोई नियम और कानून बना रही है, तो वह जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है कि वह जनता को यह बताए कि ऐसा नियम और कानून क्यों बनाया गया है और अपना सफाई दे। क्लियर? नेक्स्ट है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। राजतंत्रीय सरकार क्या होती है उसको समझते हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार हुई जिसको हमने अभी समझा, दूसरा कौन सा हुआ? राजतंत्रीय सरकार। उसमें जो निर्णय लेने की शक्ति होती है, जो निर्णय लिए जाते हैं वे राजा या रानियों के द्वारा लिए जाते हैं, राजा या रानी के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या हो जाता है कि राजतंत्रीय सरकार व्यवस्था में जब निर्णय और नियम और कानून बनाए जाते हैं तो वह राजा जनता के प्रति जवाबदेही न दिखाते हुए वह विवश नहीं होता सफाई देने के लिए। अगर कोई नियम और कानून बनाया तो वह लाकर आपके पास सफाई नहीं देगा कि क्यों बनाया, उसका आधार आपको नहीं बताएगा। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? जहां लोकतांत्रिक सरकार में लिए गए निर्णयों एवं नियम और कानूनों के सफाई या आधार बताना पड़ता है, वहीं राजतंत्रीय सरकार में ऐसा नहीं होता है। आई होप आपका दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे क्या कहा गया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार को आज के समय में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां लोग सीधे भाग न लेकर, कहां, मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है उसमें लोग सीधे सीधे भाग न लेकर चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तथा ये चुने गए प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें जनता की सीधे सीधे भागीदारी नहीं होती है। होता क्या है कि जब चुनाव आता है तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनता है और वही प्रतिनिधि क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं सारी जनता के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं दे देती। कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, तब तक वह लोकतांत्रिक सरकार के कैटेगरी में नहीं आएगा जब तक अपने देश के सभी वयस्क नागरिकों को वह वोट देने का अधिकार नहीं दे देता। वयस्क नागरिक से क्या तात्पर्य है? जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक हो गई है। क्लियर? अब यहां समझने की बात है कि क्या हमेशा से लोकतांत्रिक सरकार एग्जिस्ट करती रही है? पास्ट में भी क्या लोकतांत्रिक सरकार एग्जिस्ट करती थी? तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब औरतों, गरीबों एवं अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था।
हमेशा से लोकतांत्रिक सरकार एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक समय ऐसा भी था कि जब हमारे समाज में, हमारे देश में औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो जब ऐसा प्रचलन था हमारे समाज में तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। कौन कौन किसने किसने विरोध किया, किसने क्या कहा, अब उसको हम लोग आगे चलकर समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि औरतों को, अशिक्षितों को और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर क्वेश्चन मार्क उठाया। तो उसी में से एक थे हमारे गांधी जी। और गांधी जी ने 1931 ईस्वी में यंग इंडिया नामक एक पत्रिका आती थी, उस पत्रिका में कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। और क्या कहा उन्होंने और कहा, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह उसने गरीब होने का गुनाह किया है। तो यह किसका कथन था? गांधी जी का कथन था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि गांधी जी ने क्या कहा था। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। कब कहा था? 1931 में कहा था। और किस पत्रिका में कहा था? यंग इंडिया नामक पत्रिका थी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहां देख सकते हैं, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। महिलाओं द्वारा जब अपने वोट राइट मांगने का संघर्ष छिड़ा तो कब जोर पकड़ा? वह जोर पकड़ा आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और आप सब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के दरमियान। किस प्रकार जोर पकड़ा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो जितने भी जेंट्स थे, जितने भी पुरुष थे, वे तो युद्ध में भाग लेने के लिए चले गए। बाकी जो भी काम था वह उसको किसने संभाला? उसको महिलाओं ने संभाला। तो महिलाओं ने देखा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो उसी आधार पे उन्होंने अपने वोट के लिए आवाज उठाई। कब उठाई थी? 1914 से 18 ईस्वी के दरमियान, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्लियर? इस आंदोलन को, जो उनके द्वारा यह आंदोलन किया गया, उसी आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। तथा अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज मूवमेंट किसको कहते हैं? महिला मताधिकार आंदोलन का अंग्रेजी नाम है। क्लियर? और सफरेज का जो मतलब होता है वह है वोट देने का अधिकार। सफरेज का मतलब क्या है? वोट देने का अधिकार। आई होप जितना भी पॉइंट्स यहाँ पे है आपका क्लियर हो गया होगा। अब छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स बचे हुए उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके चैप्टर में दिया गया है वह है, अमेरिका में औरतों को 1920 में तथा इंग्लैंड में औरतों को 1928 में वोट देने का अधिकार मिला। कब मिला? अमेरिका में 1920 ईस्वी में मिला और इंग्लैंड में कब मिला? 1928 ईस्वी में। क्लियर? तो आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चंस बन सकते थे उसको छोड़ा है। बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।